हेलो दोस्तों। अगला वीडियो जो है गवर्नमेंट बजट पे बेस्ड है। गवर्नमेंट बजट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पहले कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जिसमें मैं नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं पढ़ाऊंगा, जिसमें वो 9 पॉइंट्स है उसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। डेफिसिट पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं गवर्नमेंट बजट क्या होता है। गवर्नमेंट बजट एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो क्या रिकॉर्ड कर रहा है दोस्तों, गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड रिसीट्स है और गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स है उसको वो रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से फॉर अ फिस्कल ईयर। एक साल में जितने भी एस्टिमेटेड रिसीट्स होते हैं और जितने भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, तो जिस अकाउंट में उसको लिखा जा रहा है वो होता है गवर्नमेंट बजट। बट ये एक साल पहले बनाया जाता है, दैट इज आने वाले साल के लिए हम बजट तैयार कर रहे हैं। आने वाले साल के लिए हम लोग बजट तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमको पिछले सालों के बजट के शॉर्टकमिंग्स और एडवांटेज या जो भी हमको बेनिफिट हुआ उसको देख के चलना पड़ता है। कंपोनेंट में अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। ये वाला टॉपिक काफी इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है कई लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक होता है कैपिटल बजट और एक होता है दोस्तों रेवेन्यू बजट। एक होता है रेवेन्यू बजट। अब ध्यान से समझो, कैपिटल बजट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, कैपिटल बजट में वो सारे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट इंक्लूड करेगी दोस्तों जिसके वजह से गवर्नमेंट की असेट और लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता हो, जो बेसिकली नॉन रिकरिंग नेचर के हैं और रेगुलर नेचर के नहीं है। इसलिए वो सारे ट्रांजैक्शन जो रेगुलर नेचर के नहीं है और नॉन रिकरिंग नेचर के हैं वो कैपिटल बजट में आएंगे, और जिनका इंपैक्ट असेट्स और लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पर पड़ता हो। तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों खर्चा, ऐसा खर्चा जो कैपिटल नेचर का है। दूसरा होता है ऐसी रिसीट जो कैपिटल रिसीट है। इसको ध्यान से समझेंगे एक बार लास्ट टाइम। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिससे गवर्नमेंट की असेट क्रिएट हो रही हो या फिर और गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो रही हो, रिड्यूस हो रही हो। सर एग्जांपल, हमने गवर्नमेंट ने ब्रिज बनवाए, खर्चा तो हुआ लेकिन उससे असेट बढ़ गई। क्या बढ़ गई? असेट। गवर्नमेंट ने लोन रीपे कर दिया। पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया था उसे रीपे कर दिया, तो रीपे किया, पे किया, एक्सपेंडिचर है, लेकिन उससे क्या चले गई दोस्तों? लायबिलिटी चले गई। गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन लेंड किया, और जब लोन लेंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा डेटर क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमारी क्या क्रिएट हो गई? असेट क्रिएट हो गई। ध्यान से समझो, एक बात ध्यान रख लेना, गवर्नमेंट की सैलरी का भी एक खर्चा है। गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए सैलरी दे रही है, लेकिन सैलरी यहां पे नहीं आएगी, क्योंकि सैलरी से ना तो लायबिलिटी खत्म हो रही है ना तो असेट क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि सैलरी तो हर साल देना होता है। कैपिटल रिसीट, जिससे गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी अराइज होती हो दोस्तों, या तो असेट्स कम होते हो। कैसे? एग्जांपल के लिए, गवर्नमेंट ने बाहर से एक्सटर्नली या आरबीआई से बोरो किया तो लायबिलिटी अराइज हो गई, पे करना है। गवर्नमेंट को लोन हमने दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को, वो हमारे पास वापस आ गया, रिकवरी ऑफ लोन, तो पैसा आया, रिसीट है, लेकिन उससे क्या चले गई दोस्तों? जो हमने एसेट क्रिएट की थी ना, डेटर, वो चले गई। और एग्जांपल, हमारे जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर थे ना, उनके शेयर्स बेच दिए, डिस इन्वेस्टमेंट, और जब डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? असेट क्या होती है दोस्तों? कम होती है। अब मैं यहीं पे दो चीजें डिस्कस कर लेता हूं। कैपिटल रिसीट के तीन सोर्सेस हैं, बोरोविंग एंड लेंडिंग। दूसरा है अदर रिसीट्स, और एक क्या है? अदर रिसीट्स और इन्वेस्टमेंट।
अदर रिसीट में ही आ जाता है दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट। अब ध्यान रखो, अगर मैं आपको पूछता हूं कि गवर्नमेंट ने बोरो किया तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ कैपिटल रिसीट। क्यों? पैसा आया है लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई। गवर्नमेंट ने लोन पे ऑफ कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि खर्चा हुआ है और खर्चा होने के साथ साथ हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब ध्यान दो, आपको फोकस इस चीज पे करना है, पहले ट्रांजैक्शन में डिवाइड करना है कि इट इज एक्सपेंडिचर और रिसीट, फिर दूसरा देखना है कि वो असेट पर इंपैक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, असेट पे इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर अपन किधर चले जाएंगे? रेवेन्यू बजट में। तो कैपिटल रिसीट्स के कितने होते हैं ट्रांजैक्शन? एक होता है बोरोइंग या लेंडिंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक क्या होता है? अदर रिसीट। अदर रिसीट में क्या आता है दोस्तों? डिसइन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू बजट को समझने का बहुत बेसिक सा तरीका है। रेवेन्यू बजट में वो सारे ट्रांजैक्शन आते हैं जो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के खर्चे हैं। देखो भैया, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आप आए, कोई भी आए, तुम आओ, नॉर्मल फंक्शनिंग तो गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। कैसे भैया? रिपेयर मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटी के लिए सैलरी देना पड़ेगा, जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के उनका रिपेयर मेंटेनेंस, उनका ऑफिस एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, चुनाव पे खर्चा, ये ऐसे खर्चे हैं जो नॉर्मली आपको करने होंगे, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। इसलिए इनको कौन सा खर्चा बोलते हैं दोस्तों? पता है? रिकरिंग। ये ऐसा खर्चा है जो रेगुलर इन नेचर है, इसीलिए इनको नॉर्मल इन फंक्शन बोलते हैं, जिसे मैं एक और नाम से पुकारता हूं अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, ठीक है। इसमें दो खर्चे होंगे, सॉरी दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो असेट क्रिएट होती है और ना ही लाइबिलिटी पे ऑफ होती है। इनसे कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होता मतलब इनका इंपैक्ट कुछ नहीं आता। और इंपैक्ट नहीं आता इसका मतलब एग्जांपल सर, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैलरी दे देना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ रिपेयर मेंटेनेंस करवा देना, ये सारे जो खर्चे होते हैं ये रिकरिंग है, रेगुलर है और इनसे अवॉइड नहीं किया जा सकता और ये गवर्नमेंट के नॉर्मल फंक्शनिंग के खर्चे हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है सर? दूसरा कंपोनेंट होता है रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं दो रिसीट्स, एक होते हैं टैक्स रिसीट, एक होते हैं टैक्स रिसीट। और टैक्स रिसीट में आते हैं दो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ध्यान से सुनना दोस्तों बहुत अच्छे से। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो किसी भी बंदे या किसी भी कंपनी के, किसी भी बंदे या किसी भी कंपनी के इनकम या प्रॉपर्टी पे लगती हो, ठीक है। यहां पर आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। बर्डन क्या नहीं कर सकते? शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन टू पे। जल्दी से बोलो दोस्तों, जल्दी से बोलो, आगे सेम पर्सन पे रहेगा कि डिफरेंट पर्सन पे? तो मैं लिखूंगा ये सेम पर्सन पर रहता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ये लगता है थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थ्रू कैसे लगता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर मैं बोलूंगा कि भैया यहां पर जो बर्डन है ना वो शिफ्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी टू तो पे रहती है कंज्यूमर के ऊपर, नहीं शॉपकीपर के ऊपर, लेकिन बंदा जो शॉपकीपर है वो आपके आईफोन में जीएसटी ऐड करके बर्डन शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर के ऊपर। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पे डिफरेंट पर्सन लिख देता हूं, डिफरेंट पर्सन। अब देखो इसके बाद आता है नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स रिसीट आप अच्छे से रीड करना, उसके एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अपने को डिस्कस करना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने को डेफिसिट के बारे में। किसके बारे में? डेफिसिट के बारे में। देखो डेफिसिट कब होता है? डेफिसिट होने का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है जब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाए ना गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट से, तब आता है दोस्तों डेफिसिट। तो सर क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कभी कम या ज्यादा इक्वल? हाँ बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाते हैं रिसीट से तो वो जाता है बैलेंस्ड बजट, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है एक्सपेंडिचर कम हो जाता है रिसीट ज्यादा तो होता है सरप्लस बजट। लेकिन गवर्नमेंट हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री में डेफिसिट बजट ही बनाएगी या डेफिसिट बजट ही आएगा। आगे चलते हैं, डेफिसिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। डेफिसिट में अपने पास
तीन है। सबसे पहला होता है दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट के बाद होता है फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट के बाद होता है दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट। अब ध्यान से समझो, अच्छे से समझना दोस्तों। रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू क्या रिसीट। मतलब आप अपने नॉर्मल खर्चे के लिए भी आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या शो कर रहा है भैया? ये गवर्नमेंट की ना इनएबिलिटी शो कर रहा है, इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि आप नॉर्मल खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे हो, नॉर्मल खर्चे के लिए भी आपके पास क्या नहीं है? फंड नहीं है, या उतनी रिसिप्ट नहीं निकाल पा रहे हो, इसको बोलते हैं इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो सर रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक कैसे किया जा सकता है? या तो एक काम करो, आइदर कर्टेल द एक्सपेंडिचर, और एक काम कर सकते हैं इंक्रीज द रेवेन्यू। एक काम कर सकते हो आप रेवेन्यू डेफिसिट के लिए, या तो एक्सपेंडिचर कम कर लो दोस्तों, या रेवेन्यू बढ़ा लो। एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते क्योंकि रिकरिंग नेचर है, हमने देखा करना ही पड़ेगा। और हम लोग इंक्रीज रेवेन्यू करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ाओगे तो लोग चिल्लाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट महंगा होगा। तो क्या करना चाहिए? तो गवर्नमेंट के पास दो तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता है अपनी जो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है ना, अपने जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने जो सेविंग, उनके पास जो सरप्लस बचा होगा, चलो उसको यूज करते हैं। ये भी तो गलत बात है ना, जैसे इनएबिलिटी गलत बात है, वैसी डिपार्टमेंट की सेविंग यूज करना भी तो गलत बात है। ये लास्ट ऑप्शन बचता है बोरोविंग्स। और बोरोविंग्स कौन सी रिसीट होती है दोस्तों? कैपिटल रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट से एक लॉस होगा, जल्दी से बताना, जल्दी से क्या इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, जल्दी से बताओ। कैपिटल रिसीट विल इंक्रीज द क्या? लायबिलिटी। अब आते हैं अपन फिस्कल डेफिसिट। जब जब आपको रेवेन्यू डेफिसिट आएगा तब तक आपका फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा आएगा। अब है भैया फिस्कल डेफिसिट में क्या देखना है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, सॉरी इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। बेसिकली एक्सपेंडिचर का कौन सा पोर्शन जो आपने उधार लेके कंप्लीट किया, क्योंकि आपके पास उतनी कैपिटल रिसीट नहीं थी। इसका मतलब बेसिकली फिस्कल डेफिसिट में आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो दोस्तों? बोरोविंग कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन कौन सी ईयर की? करंट फिस्कल ईयर की। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? अगर फिस्कल डेफिसिट सर ज्यादा आता है तो हम लोग डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं। कैसे सर? फिस्कल डेफिसिट ज्यादा, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, इसका मतलब आपको बोरो भी ज्यादा करना पड़ा। और अगर बोरो ज्यादा किए हो, इसका मतलब आपको दो चीजें पेमेंट करनी पड़ रही है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ गया विच इज कैपिटल रिसीट अगेन, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है दोस्तों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया विच विल इंक्रीज रेवेन्यू डेफिसिट। और हां जी हां, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होता है ना तो वो किसको बढ़ा देगा दोस्तों? पता है? फिस्कल डेफिसिट को। और इसी को बोलते हैं विशियस सर्कल मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो सर ये खत्म हो सकता है क्या? हाँ, अगर आप लोन पे ऑफ कर दोगे ना तो इंटरेस्ट ही नहीं दिया जाएगा। दूसरा इसका इंप्लीकेशन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। क्यों? गवर्नमेंट जितना ज्यादा लोन लेगी उतना ज्यादा उन लोन के अमाउंट को वो इन्वेस्ट करेगी, और जितना ज्यादा वो जिन सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी उस सेक्टर का मनी सप्लाई बढ़ेगा। अगेन इट विल लीड टू क्या? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। थर्ड है ये हेम्पर करता है किसको पता है? हेम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। नहीं समझ में आया सर? मान के चलो मोदी जी को 2000 करोड़ अच्छा खासा कैपिटल रिसीट हुआ। कितना? 2000 करोड़ अच्छा खासा कैपिटल रिसीट हुआ, रेवेन्यू रिसीट हुआ। अब मोदी जी डिस्कस कर रहे हैं कि चलो आने वाले सालों में इधर ब्रिज, रेलवे, वंदे मातरम, जनगणमन, दुनियादारी ट्रेन लेके आएंगे।
लेकिन हमको पता चल रहा है, मोदी जी को पता चला कि 1800 तो पिछले सालों का क्या है दोस्तों, लोन पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उसके लिए तो सिर्फ कितना करोड़ बचा, 200 करोड़। अब हम लोग फ्यूचर पे हम लोग खर्चा नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारे फ्यूचर ग्रोथ को सीधा क्या मिला, हैम्पर हुआ। और लास्ट है, अगर हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो अब हम लोगों को बोरो करने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा दोस्तों, फॉरेनर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। और विच इज नॉट गुड, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड में खत्म हो रही है। बेसिकली हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वर्ल्ड लेवल पे खत्म हो रही है, और जब जब क्रेडिट रेटिंग खत्म होगी तब तब बाहर की कंट्रीज आपको लोन देने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पे ऑफ पास्ट ईयर बोरोइंग। ये इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर करेंट नहीं है दोस्तों, ये कौन सा लोन है जो आपने पिछले सालों में लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो है। तो सर इसका दिक्कत क्या हो रहा है, देखो इसका याद रखना एक चीज, हायर द प्राइमरी डेफिसिट, हायर द प्राइमरी डेफिसिट, याद करो इसका मतलब लोअर द क्या, फिस्कल डेफिसिट। अब ध्यान रखो ना, मैं बता रहा हूं इसका एग्जांपल से, और अगर लोअर द प्राइमरी डेफिसिट, लोअर द प्राइमरी डेफिसिट, इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, हायर द फिस्कल डेफिसिट। कैसे सर, समझ नहीं आया, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाओ दोस्तों। हमने 2000 करोड़ लिया था लोन, हमने 2000 करोड़ लोन लिया था, और अगर एक केस ऐसा बनता है कि हमारा सिर्फ 200 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट का खर्चा आ रहा है इंटरेस्ट का, तो कितना बच गया दोस्तों, 1800 करोड़। तो अब हम लोग को लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1800 करोड़ बोरोइंग में से 1800 करोड़ बच गया तो हम वहां खर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर उल्टा होता है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि बोरो हमने किया था, फिस्कल डेफिसिट है 2000 करोड़ और 1800 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट है पिछले सालों के लोन पर, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है दोस्तों, 200 करोड़। और अगर 200 करोड़ बस बच रहा है, इसका मतलब हमने बोरो किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमने बोरो किया था लोन पटाने के लिए, हमने बोरो किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हमने बोरो किया था एक्सटर्नली किसी को हेल्प देने के लिए, वो सारे खर्चे हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है, 200 करोड़। तो सर इसका रेमेडी क्या अवेलेबल है, पास्ट ईयर बोरोविंग्स को पे करो, पास्ट ईयर बोरोविंग्स को पे करो। जितना पास्ट ईयर बोरोविंग आपका पे होगा उतना ही आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम। अब मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, वीडियो खत्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपको दो ऑब्जेक्टिव एकदम वर्ड टू वर्ड याद रहने चाहिए। पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में दो है, सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज में है टैक्स का रेट बढ़ाओगे रिच पे और पुअर पे खर्च करोगे। बाकी 5 अलग ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो पहले के दो वर्ड टू वर्ड याद करके जाए, कौन सा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और दूसरा रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन चालू करेंगे मनी और बैंकिंग।